हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉलिटी की क्लास। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास को अगर हम देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहता है 1773 से लेकर के 1858 तक। ठीक है, ये आपको पता है। 1857 की क्रांति के बाद ये जो पूरी शक्तियां फिर ब्रिटिश ताज के शासन यानी कि ब्रिटिश क्राउन के अंडर में चली जाती हैं। ठीक है, 1858 से 1947 तक ब्रिटिश क्राउन का शासन है। तो सबसे पहला जो एक्ट है वह है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो सवाल ये बनता है कि ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाने की जरूरत क्या पड़ी। एक्चुअली होता क्या है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसे पैसों की जरूरत होती है। ठीक है, उसके पास भारत में शासन चलाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, और जब ये पैसे ब्रिटिश संसद से या फिर ब्रिटिश क्राउन से मांगते हैं तो जब भी आपको कोई पैसे देगा, ठीक है, तो वो आपकी मर्जी नहीं चलने देगा। ठीक है, तो ब्रिटिश क्राउन ने बोला कि ठीक है, हम आपको पैसे तो देंगे लेकिन हम कुछ आपके लिए रूल्स और रेगुलेशंस बनाएंगे जिसके अकॉर्डिंग आप भारत में अपनी सरकार, अपनी गवर्नमेंट चला सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके सबसे पहले यहाँ से शुरू होता है। तो ज्यादा इतिहास में हम नहीं जाएंगे कि कैसे क्या हुआ था, बस हम ये जानना चाहेंगे यहाँ पे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कौन कौन से पॉइंट हैं जो आपको जानने चाहिए। तो देखिए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का नाम दिया गया। ठीक है, तो बंगाल का पहले गवर्नर होता था जिसे बाद में गवर्नर जनरल का नाम दिया गया। मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। ठीक है, जैसे बंगाल में एक गवर्नर जनरल है वो मेन रहेगा, बाकी मुंबई और मद्रास के जो गवर्नर है वो इसको रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो गवर्नर का गवर्नर जनरल कर दिया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है 1774 में। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है 1774 में, लेकिन अगर आपसे एक्ट पूछ ले तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ही आप बताएंगे। ठीक है, इसके अलावा और क्या पॉइंट्स है, तो बंगाल का पहला जो गवर्नर जनरल बनता है उसका नाम काफी इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ये नाम आपसे हजारों बार एग्जाम में पूछा गया है, इसका नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, अगर पूछ ले कि जो कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो बना था उसके मुख्य न्यायाधीश का नाम आपसे पूछता है, तो मुख्य न्यायाधीश का नाम था एलिजा इम्फे। ठीक है, इनके अलावा दो और जज थे, लेकिन मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई का नाम काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो ये नाम आप याद रखेंगे, एलिजा इम्फे का। ठीक है, सेकेंड है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। देखिए, यहाँ से आपसे दो ही सवाल पूछे जाते हैं कि पहला तो ये पूछेगा कि पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो कब आया था, तो 1784। इस ईयर को आप याद रखेंगे। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था, 1784 में। इसके अलावा ये पूछता है कि जो इस एक्ट के द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक मामले को अलग कर दिया गया, मतलब राजनीतिक मामले जो होंगे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा और ये रिपोर्ट करेगा क्राउन को। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और दूसरा है कि जो व्यापारिक मामले होंगे, जो बिजनेस के मामले होंगे, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखेगा। ठीक है, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मतलब बनाएगा, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाएगा, वो व्यापारिक मामले देखेगा। ठीक है, तो आपसे सवाल ये पूछता है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब आया, तो 1784, और राजनीतिक और व्यापारिक मामले को किस एक्ट के द्वारा अलग कर दिया गया, तो वो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का था। ठीक है, तो नेक्स्ट है 1793 का चार्टर एक्ट। सबसे पहले आप ये देखिए कि 1793 में रेगुलेटिंग एक्ट नहीं है, चार्टर एक्ट है। इसका नाम मैं बता रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। 2023 का एमटीएस में पूछा गया है कि 1793 में कौन सा एक्ट था, चार्टर एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट था, पिट्स इंडिया एक्ट था, ऐसे करके ऑप्शंस दिए हुए थे। तो इससे भी सवाल बन जाते हैं, नाम से भी, तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 1793 का चार्टर एक्ट में क्या हुआ था, यहाँ पे कुछ खास नहीं हुआ है, बस एक चीज याद रखिएगा कि इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापार का एक अधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, देखिए अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि इंग्लैंड में बहुत सारी कंपनियां रही होंगी उस टाइम पे। जैसे आज भारत में जियो है, तो सिर्फ जियो है ऐसा तो नहीं है ना, बहुत सारी कंपनियां हैं। वैसे ही उस टाइम पे भी इंग्लैंड में बहुत सारी और भी कंपनियां रही होंगी, लेकिन भारत में व्यापार करने के लिए सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पावर है। ठीक है, और इस पावर को 1793 के चार्टर एक्ट ला करके 20 वर्षों तक और बढ़ा दिया गया, यानी कि 1800
1813 तक अब सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही है जो भारत में व्यापार कर सकती है, ऐसा है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया आपका। 1793 का चार्टर एक्ट। इसमें एक पॉइंट और है, भारतीय राजस्व से नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों को वेतन दिया जाने लगा। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस है तो आप अगर आप चाहें तो याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है 1813 का चार्टर अधिनियम। देखिए 1813 में भी क्या है, चार्टर अधिनियम। तो 1813 के चार्टर अधिनियम में क्या बातें कही गई हैं, तो इसमें कही गई है कि कंपनी का भारत में व्यापार का अधिकार जो है वो खत्म कर दिया गया, यानी कि अब सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में व्यापार करेगी, ये रूल नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये सवाल एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, पूछता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार किस चार्टर अधिनियम के द्वारा खत्म कर दिया गया था, तो वो था 1813 का चार्टर अधिनियम। लेकिन भारत में चाय का व्यापार कर सकती है और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार अभी भी है, मतलब कि बाकी सारे चीजों पे एकाधिकार खत्म हो गया, लेकिन जो चाय का जो व्यापार है ना, टी जिसे आप कहते हैं, उसका व्यापार अभी भी इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। ठीक है, और इसके साथ चीन के साथ एकाधिकार है व्यापार में, मतलब चीन के साथ अभी भी पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगी, ये चीज अभी भी है, लेकिन भारत में एकाधिकार खत्म हो गया है। ठीक है, पर चाय का अभी भी व्यापार कर रही है। इस तीनों पॉइंट को याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, डिट्टो आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा एक और पॉइंट है, ईसाइयों को भारत में धर्म का प्रचार करने की अनुमति मिल गई। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान भी इसी चार्टर अधिनियम में लाया गया। ठीक है, अगला चार्टर अधिनियम है 1833 का चार्टर अधिनियम। यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट जो है चीजें हुई हैं, तो सारे पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। पहली तो है कि कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त हो गया। ठीक है, कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त हो गया। अब चाय वाय के साथ या फिर चीन के साथ कहीं पे भी उसका व्यापार करने का एकाधिकार अब नहीं है। ठीक है, दूसरी पॉइंट है, कंपनी के गवर्नर जनरल का जो पद है ना, अब भारत के गवर्नर जनरल का पद बन गया। ठीक है, यहीं पे एक सवाल बनता है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो नाम याद रखिएगा, नाम से भी सवाल बनते हैं। ये भी पूछेगा कि भारत के गवर्नर जनरल का पोस्ट किस अधिनियम के द्वारा आया, तो 1833 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है 1858 का भारत शासन अधिनियम। देखिए 1858 के भारत शासन अधिनियम में क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको जानने चाहिए। जैसे भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत की सत्ता अब ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई। क्यों ऐसा करना पड़ा? ठीक है, तो 1857 में क्रांति होती है भारत में, आपको पता है। ठीक है, आपने मॉडर्न हिस्ट्री में जरूर पढ़ा होगा। तो मतलब ब्रिटिश संसद को और ब्रिटिश क्राउन को ऐसा लगता है कि अब अगर और कुछ देर ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में ही छोड़ दिया जाए भारत को, तो शायद और इस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। तो ऐसा सोच करके उन्होंने पूरी की पूरी जो सत्ता है अपने हाथों में लेने की सोची। ठीक है, इसलिए भारत में कंपनी को पहले तो समाप्त किया और उसके बाद भारत की सत्ता अब ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई। उसके बाद
एक नए पद की शुरुआत होती है, भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या फिर, ठीक है। देखिए अब आपको सोचना चाहिए कि ये भारत सचिव का पोस्ट बना क्यों। तो इसलिए बना कि मान लीजिए ये इंग्लैंड है और यहाँ पे एक भारत है, ठीक है। अब उसकी यहाँ पे एक सत्ता चल रही है, तो यहाँ से कोई तो ऐसा व्यक्ति चाहिए ना जो यहाँ से जाकर के ब्रिटिश संसद को रिपोर्ट करे, ठीक है। तो वाइसरॉय का काम है देश चलाना, और यहाँ की सारी बातें जो है वो डायरेक्ट ब्रिटिश संसद के पास पहुंचाना किसका काम होगा, भारत सचिव का काम होगा, ठीक है। इसलिए आपने कुछ एक्ट्स के नाम जानते होंगे, जैसे मार्ले मिंटो। तो इसमें मार्ले जो है वो भारत सचिव है, मिंटो जो है वो वाइसरॉय है, ठीक है। तो भारत सचिव का पद क्यों सृजन किया गया, क्यों शुरुआत किया गया, आपको पता चल गया। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का गवर्नर जो है अब भारत का वाइसरॉय कहलाएगा। सवाल यह है अब कि भारत के प्रथम वाइसरॉय कौन हुआ, तो लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है वो भारत का प्रथम वाइसरॉय बनता है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है कि 1860 में पहली बार जेम्स विल्सन के द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। तो अगर पूछ लिया आपसे कि बजट पहली बार कब प्रस्तुत किया गया था, तो 1860 में, और किस अधिनियम के द्वारा, तो 1858 का भारत शासन अधिनियम, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुगल सम्राट का पद समाप्त कर दिया गया, ठीक है। 1858 में बहादुर शाह जफर, इसने मतलब आजादी की लड़ाई में साथ दिया था भारतीयों का। तो इसके बाद मुगल सम्राट का जो पद है उसे भी पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। नाम याद करते चलिएगा, कहाँ पे कौन सा नाम यूज हो रहा है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है का सारा। इसका जो पहला पॉइंट वो है कि मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी, ठीक है। पहली बार कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को भी शामिल किया गया। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी मोड़ी जो है रिप्रेजेंटेशन मिलना यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट अधिनियम है, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 1873 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के तहत प्रावधान किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को मतलब कभी भी समाप्त किया जा सकता है। भारत में उसकी शक्तियां तो समाप्त हो चुकी है, ये कंपनी को भी समाप्त करने की बात की जा रही है। और नोट करके एक पॉइंट लिखिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1 जनवरी 1874 को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए 1873 के चार्टर एक्ट में यही सवाल आपसे पूछेगा, अगर पूछेगा तो, ठीक है। अगला है हमारा 1892 का भारत परिषद अधिनियम। देखिए जितनी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, इससे ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो एक अच्छा खासा आपका बेस पॉलिटी में तैयार हो जाएगा। और मैं पूरी पॉलिटी आपको पढ़ाऊंगा, रोज एक टॉपिक हम पढ़ेंगे, और करीब 15 से 16 दिन में पूरी पॉलिटी का जो हमारा एक सीरीज है वो खत्म होगा। और उसके बाद हम PYQs बिहार SSC का देखेंगे, SSC का भी देखेंगे, ठीक है। कहीं भी आप टेस्ट देते होंगे तो यहाँ से जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसका टेस्ट देकर के आप देखिएगा, एक भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं, ठीक है। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम है, इसमें बजट पर मत देने और अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, मतलब भारतीयों को दी गई। इस पॉइंट को आप नोट करिएगा। इसके अलावा विधान परिषद में सदस्यों की जो संख्या है वो 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। इसके बाद है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ से काफी सवाल आपको देखने को एग्जाम में मिल जाते हैं। फूट डालो और राज करो की नीति 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में देखे गए थे। भारत परिषद अधिनियम 1909 या फिर मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले कौन है, सचिव है, और मिंटो जो है वो भारत का वाइसरॉय है, ठीक है। मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार और पृथक मताधिकार एवं चुनाव की व्यवस्था। देखिए 2 बार लिखा गया है, तो आप सिर्फ इतना याद रखेंगे कि मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार मतलब अलग से उनको इलेक्शंस में वोट करने की एक आजादी दी गई। खास करके फूट डालो और राज करो की इनकी नीति थी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा भारत शासन अधिनियम 1919। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं। नाम याद रखिएगा, बहुत ज्यादा सवाल आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। एक एक पॉइंट जो मैं दे रहा हूँ आप उसको बिल्कुल ही नोट करते हुए चलेंगे कि इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। पूछा गया क्वेश्चन है, मतलब अब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी,
तो उत्तरदायी शब्द का पहली बार प्रयोग कब हुआ? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में 1919 में, ठीक है। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका बनाई गई, ठीक है, बाइकार्मलिज्म जिसको हम बोलते हैं, ठीक। तो इसको आप याद करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको। प्रांतों में भी द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई 1919 में, काफी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको करते हुए चलिए, ठीक है। क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट है, महिलाओं को भी मताधिकार दिया गया। अगर आपसे पूछे कि कौन सा अधिनियम है जिसमें महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला, तो 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, ठीक है। ईयर आपसे पूछ ले तो 1921 आप बताएंगे। नेक्स्ट है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को सिखों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियन तथा यूरोपीय लोगों तक विस्तारित कर दिया गया। ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व क्या है? हमने इससे पहले देखा है कि जो 1909 का पार्लियामेंट सुधार अधिनियम था, उसमें मुसलमानों के लिए पृथक अधिनियम, मतलब पृथक मताधिकार का प्रयोग किया था, ठीक है। अब ये जो सांप्रदायिक है प्रतिनिधि, इसको और बढ़ा दिया गया, सिखों के लिए अलग कर दिया, एंग्लो इंडियंस के लिए भी अलग और यूरोपीय लोगों के लिए भी अलग, मतलब और ज्यादा फुट डाल और राज करो की नीति को भी और इन्होंने बढ़ाया। नेक्स्ट है भारत शासन अधिनियम 1935, काफी इंपॉर्टेंट है और काफी सवाल बनते भी हैं यहाँ से, ठीक है। जैसे प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। ये प्रांतों में द्वैध शासन स्टार्ट कब हुआ? 1919 में, और 1935 में इसे समाप्त कर दिया गया। सवाल पूछता है, याद रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारत सरकार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही की गई है। आरबीआई की स्थापना, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। इसी अधिनियम के द्वारा बर्मा यानी कि आज जो म्यांमार है उसको भारत से अलग किया गया। काफी इंपॉर्टेंट है, सारे पे स्टार मार्क लगा हुआ है, यानी कि एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो कि फालतू है, ठीक है। संघीय न्यायालय की स्थापना, इसको याद रखिए। यूपीएससी के अलावा स्टेट पीसीएस की भी शुरुआत। जैसे यूपीएससी के अलावा स्टेट पीसीएस की शुरुआत होती है जो हर स्टेट्स में। भारत शासन अधिनियम पे कुछ कमेंट्स हैं जो कि आपको एग्जाम में पूछता है कि इस पर, मतलब जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, फिर मदन मोहन मालवीय ने क्या किया, ये दोनों आपको याद रखने हैं। जैसे दास्ता का घोषणा पत्र या दास्ता का चार्टर, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम के बारे में कहा था। मदन मोहन मालवीय ने क्या कहा कि ऊपर से लोकतांत्रिक है और अंदर से खोखला है। ये दोनों कमेंट्स इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और ये है हमारा आज का आखिरी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैसे 4 जुलाई 1947 को लाया गया, मतलब इस अधिनियम को लाया गया, और 18 जुलाई 1947 को यह पारित हो गया। कहाँ लाया गया होगा? इंग्लैंड के संसद में, मतलब कि अब भारत को आजाद किया जाए ऐसा सोच करके उन्होंने ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में लाया, और 18 जुलाई को ये पारित हो गया। ब्रिटिश शासन समाप्त होता है यहाँ से, और 2 डोमिनियन राज्य बनते हैं, पाकिस्तान और भारत, ठीक है। वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया, जो कि कब बना था आप कमेंट में बताएंगे। और गवर्नर जनरल का पद का सृजन होता है, वापस से गवर्नर जनरल का पद बनाया जाता है। भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं लॉर्ड माउंटबेटन, और पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बनते हैं मोहम्मद अली जिन्ना। तो याद रखिएगा, भारत के आखिरी गवर्नर जनरल कौन है विदेशी जो है, वो है लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। या फिर पूछ लेगा कि जब भारत आजाद हो रहा था 1947 में, उस टाइम भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। दोनों ही देशों को अपना संविधान बनाने और ब्रिटिश संविधान को निरस्त करने का अधिकार था, या फिर अधिकार दिया गया। तो देखिए, यहाँ के बाद अब हम अपना संविधान बनाएंगे। क्या बनाएंगे? संविधान हम अपना बनाएंगे, और हम देखेंगे कि कैसे संविधान सभा के द्वारा हमारा संविधान तैयार हुआ, कितनी बैठकें हुई, कितना संविधान बनने में समय लगा, कौन से मतलब समिति में कौन से हेड थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन रहे। ये सारी चीजें जो एग्जाम में पूछी जाती हैं हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे।